डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम अलग अलग प्रकार का जो एक्सक्रीशन है वो देखेंगे। अलग अलग प्रकार के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ही हम जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में जो डिटेल है वो स्टार्ट करेंगे। और जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है, जो किडनी है, किडनी किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन के टाइप देखेंगे। और साथ में इसी पार्ट में हम जो यूरिन फॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, जिसके 3 स्टेप होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन इस पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एक्सक्रीशन से। तो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। तो जो एनिमल बॉडी होती है उसके अंदर जो अमोनिया है NH3, यूरिया जो एक नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जैसे CO NH2, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अलग अलग जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये वैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, वाटर हैं। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट किसको बोलते हैं? जो कि नाइट्रोजन लिए होते हैं सब्सटेंस। और कुछ आयंस हैं वो भी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। किसके अंदर? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो बहुत सारे रिएक्शन होती हैं बॉडी में, उनमें बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाते हैं। और कई बार जब हम कुछ जो जो खाना खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो उसका डाइजेशन होता है, तो उसमें भी ये अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो आयंस हैं बॉडी के अंदर वो इकट्ठे होते रहते हैं। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्सली। इन सब्सटेंस को या तो पूरी तरीके से बॉडी से हटाया जाता है, या फिर पार्सली का मतलब आधे अधूरे तरीके से उनको रिमूव किया जाता है। मेजर फॉर्म है जो नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आती हैं। ये अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। और जिसमें जो सब्सटेंस बनता है उसी बेस पे जो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है वो अलग हो जाता है। जैसे अमोनोटैलिज्म, तो इसमें क्या होता है? जो अमोनिया एक्सक्रीटरी और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। रेडली सोल्यूबल एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, ये जो वाटर में आसानी से घुल जाता है। और इसको बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस, जो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, तो उसके द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। किनके अंदर? गिल्स सरफेस, या तो बॉडी सरफेस से या फिर गिल सरफेस से रिमूव किया जाता है, जैसे फिशीज के अंदर। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई रोल नहीं होता है इसके रिमूवल में। और किन में पाया जाता है? मैनी बोनी फिशीज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। तो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म के जिनके अंदर अमोनोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन है वो पाया जाता है। उसके बाद है यूरिकोटेलिज्म। तो इसमें यूरिक एसिड बनता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये लीस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा सबसे सबसे कम टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये। और इसको मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ रिमूव किया जा सकता है। और बनता किन में है? रेप्टाइल्स में, जो छिपकली और सांप होते हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह। और बर्ड्स में और स्नेल्स में। और इंसेक्ट, कीटों में ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है यूरिक एसिड बनता है। और इसको किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है? पैलेट और पेस्ट विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो इसके अंदर जो यूरिक ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिमूव किया जाता है, जैसे बर्ड्स के अंदर देखते हैं हम। उसके बाद है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म के अंदर ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन होता है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो यूरिया है लेसर टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट की जो ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है उसको लेसर टॉक्सिक फॉर्म जैसे यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, क्योंकि यूरिया को भी रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशीज मेनली एक्सक्रीट यूरिया। तो किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? मैमल्स होते हैं जितने भी, और जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का मतलब है, एम्फीबियन वैसे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सके, लेकिन जो ज़्यादा लैंड पे रहते हैं तो उनको टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन बोलते हैं, जैसे मेंढक हो गया। एंड मैराइन फिशीज मेनली एक्सक्रीट यूरिया। जो मैराइन फिशीज होती हैं, खासकर खारे पानी की मछलियाँ, वो यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर। तो जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है तो उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर के अंदर।
एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। और इस यूरिया को ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है और जो कि बाद में किडनी के द्वारा इस यूरिया को फिल्टर कर लिया जाएगा और शरीर से बाहर है और रिमूव कर दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। कुछ मात्रा है यूरिया की वो बॉडी में बनाए रखी जाती है ताकि जो आयन का बैलेंस है वो बनाए रखे जा सके, क्योंकि एकदम से सारे आयन है वो बॉडी से बाहर नहीं निकाले जा सकते, चाहे वो लेस उनकी जो डिजायरेबल फॉर्म ही क्यों ना हो, उनकी जरूरत कम क्यों ना हो। जैसे यूरिया है, यूरिया की कोई बॉडी में जरूरत नहीं होती, फिर भी उसको बनाए रखा जाता है ताकि ऑस्मोलरिटी, ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंस ऑफ आयन बना के रखा जा सके। उसके बाद है टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो जिस प्रकार का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसी प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, बिल्कुल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं किसके अंदर, ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, किडनी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बिल्कुल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर से बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पाई जा सकती हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, जैसे हम अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ते हैं अब, जिसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। और ये प्लेटी एलिमेंट्स जो प्लेटवॉर्म्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स और सिफेलो कोरोडेट्स जैसे एम्पियोक्सिज। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया मतलब जो हम नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसकी एक पुरानी फॉर्म होती है, मतलब उसी से मॉडिफाई होकर आज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं। विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, तो इसका काम क्या करता है, साथ में तो ये एक्सक्रीशन भी करता है और साथ में जो शरीर में जो आयन है और जो फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। इसी को ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, मतलब आयन के बैलेंस को बना के रखता है ताकि जो पीएच है बॉडी की या फिर जो भी अलग अलग एंजाइम के लिए जो एक्टिविटी है उनकी एक जैसी बनाई रखी जा सके। तो आयन का बैलेंस बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद है नेफ्रिडिया, ये ट्यूबुलर, ये भी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अर्थवॉर्म में और कुछ एनालिड में पाई जाती हैं। रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, तो इनका काम भी क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने का और आयनिक बैलेंस को बनाए रखने का। और जो 11th क्लास में हम अलग अलग फाइलम डिस्कस करते थे तो वहाँ पे एनालिडा आता था जिसके अंदर एन्यूल्स, रिंग जैसी बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो उनके अंदर मेनली नेफ्रिडिया ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। उसके बाद है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, तो ये भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करती हैं किसके अंदर, ज़्यादातर इंसेक्ट के अंदर, जैसे कॉकरोच है उनके अंदर पाई जाती है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, तो काम इनका सबका यही होता है कि जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करना और साथ में आयन का बैलेंस बना के रखना। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, तो ये किन के अंदर पाई जाती है, क्रस्टेशियन जैसे प्राण, झींगे होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो एंटीना ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो ये चार प्रकार के जो मेनली हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। उसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो स्टार्ट करते हैं हम मेन टॉपिक की। कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरिटर्स एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा, तो ये मेन भाग होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। इसके अंदर किडनी पेयर में पाई जाती है, यूरिटर भी पेयर में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होती है और सिंगल ही यूरिथ्रा होता है। तो सबसे पहले किडनी देखते हैं। किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड, सोयाबीन के आकृति की होती हैं। सिचुएटेड बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट, जो थोरेसिक वर्टिब्रा का जो बिल्कुल थोरेसिक रीजन का लास्ट वर्टिब्रा होता है, जैसे थोरेसिक रीजन में अलग अलग वर्टिब्रा होते हैं, तो जो 12 रिब्स होती हैं तो उन्हीं का एक लास्ट वर्टिब्रा होता है। और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, तो उनके बीच में वाले पोर्शन में ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब पीठ वाली साइड में होती है। इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसकी अंदर वाली वाल में प्रेजेंट होती हैं। मीजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, और इनकी डायमेंशन क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती हैं। एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम, तो इनका जो वेट होता है लगभग 120 से लेकर 170 ग्राम तक हो सकता है।
एनाटोमी मतलब किडनी की अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती हैं। एक हिलम स्ट्रक्चर होती है, ए नोच टुवर्ड्स सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस थ्रू विच यूरिटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर्स। तो एक नोच जैसी स्ट्रक्चर होती है, अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग होता है जो कि इनर कनकेव साइड में प्रेजेंट होता है, और जिसमें से जो यूरिटर हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व हैं, ये सारे जो अलग अलग पोर्शन है वो एंटर करते हैं किडनी के अंदर। उसके बाद है रीनल पेल्विस। ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इनर टू द हिलम। हिलम के अंदर एक कीप जैसी स्ट्रक्चर होती है ये, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। डायग्राम में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद है कैलेक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन रीनल पेल्विस। प्रोजेक्शन का मतलब उबार होते हैं ये रेनल पेल्विस रीजन के ऊपर, कुछ उबार जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको हम बोलते हैं कैलाइसिस। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल। जो सबसे बाहर की परत होती है किडनी की, वो बिल्कुल एक मजबूत परत होती है। कैप्सूल एक मजबूत परत को बोला जाता है जो कि इसका प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इनसाइड टू जोन, किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, मेन दो एरिया होते हैं। एक होता है मेडुला, डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कॉनिकल मासेज, मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। तो जो मेडुला रीजन है, जो कि इनर मोस्ट रीजन होता है बिल्कुल सेंटर में, तो वो कुछ छोटे छोटे मास स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पैचेज टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती हैं ये, और जो कि प्रोजेक्टिंग इनटू द मतलब जो आगे दस होती हैं किसके अंदर, कैलेसिस के अंदर, और सिंगल को हम कैलेक्स बोलते हैं। जबकि जो कोर्टेक्स है एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम्स ऑफ द बर्टनी। तो कॉलम्स ऑफ रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी ये नाम है स्ट्रक्चर का, और किससे बनती हैं, जो कोर्टेक्स रीजन है किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, उनसे ये स्ट्रक्चर बनती हैं। तो हम जो पिक है उसमें इस चीज़ का आइडिया लेंगे। जैसे जो किडनी है वो इस तरीके से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, और जो हीलम हमने देखा था वो एक ऐसा पोर्शन, एक नोच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें से जो जो आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, यूरिटर हैं और अलग अलग नर्व्स हैं वो एंटर करती हैं। किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती हैं, जिनके बारे में हम लास्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, हार्मोनल कंट्रोल वाले में। उसके बाद इंफीरियर वेना कावा होती है और डिसेंडिंग अरोटा होती है। तो दोनों ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को लेके आती है किडनी के पास। ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, और एक में हमने बाहर जो स्ट्रक्चर है बाहर से हम देख सकते हैं, और दूसरे में इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो देखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो मेडुला है वो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, और जबकि कोर्टेक्स बाहरी भाग होता है, और यहाँ पे मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती हैं। और पेल्विस ऑफ किडनी, पेल्विस रीजन जो हमने डिस्कस किया है, तो ये रीजन क्या होता है, जहाँ से यूरिटर अराइज होती है। यूरिटर क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती हैं। जो किडनी है उसकी लोकेशन देख सकते हैं बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और जो अंदर का जो डिटेल्ड व्यू है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग जो पोर्शन है, जैसे रीनल कोर्टेक्स है जो बाहरी पोर्शन होता है जो कि पेरिफेरी बनाता है, और जो रेनल मेडुला अंदर वाला पोर्शन होता है। उसके बाद रेनल पैपिला होते हैं जो कि जो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है, इनको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, और इसकी जो टिप होता है उसको रीनल पैपिला बोला जाता है। और हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो आर्टरीज और वीन है वो किस तरीके से नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर वो बना रही हैं, और हर एक पोर्शन में वो अपना जो ब्लड है उसको लेके जाती हैं। उसके बाद रीनल कॉलम्स हैं। कॉलम क्या हैं, जो कि पिरामिड के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और फाइब्रस कैप्सूल जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, ऊपर प्रेजेंट होता है ये, और उसी की वजह से जो कलर होता है रेडिश ब्राउन किडनी का वो दिखाई देता है। उसके बाद मेजर कैलेक्स एंड माइनर कैलेक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यूरिटर होता है। यूरिटर का जो सबसे पहला पोर्शन जो थोड़ा सा तीन पिरामिड से कनेक्टेड है, तो वो मेजर है। और जबकि प्रत्येक पिरामिड से जो पिरामिड होते हैं, रेनल पिरामिड, उससे कनेक्ट होने वाले कैलेक्स को हम माइनर कैलेक्स बोलते हैं। और यहीं से एक जो ये नोच टाइप की जो स्ट्रक्चर है इसको हिलम बोलते हैं, जहाँ से हम देख सकते हैं रीनल आर्टरी है, रीनल वेन्स हैं, और जो यूरिटर हैं वो किडनी के अंदर एंटर करती हैं। और रीनल पेल्विस रीजन क्या होता है, जो कि वो रीजन जिससे जो यूरिटर है वो अराइज होती है। तो हम यहाँ पे एक डिटेल्ड व्यू है किडनी का वो समझ सकते हैं। उसके बाद है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या है, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन ईच किडनी विच आर फंक्शनल यूनिट्स। तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख छोटी छोटी जो यूनिट पाई जाती हैं जो कि किडनी का सारा काम करती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं।
जो सारा काम है किडनी में इन नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। हैज टू पार्ट, और इन नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं मेन, एक ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टप ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एप्रिएंट एट अर्ट्रियोल्स। जो अर्टरीज एंटर करती है किडनी के अंदर तो वो छोटी छोटी ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको आर्टेरियोल बोला जाता है, और जो ब्लड को लेके आती हैं किडनी के अंदर उसको एफरेंट आर्टेरियोल बोला जाता है। और जब वो आगे फाइन डिवाइड हो जाती हैं किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर, वो एक गुच्छा बनाती हैं। तो ब्लड वेसल्स का जो एक गुच्छा सा बनता है उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एप्रिएंट आर्टेरियोल्स। और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस आर्टरीज के अंदर जो लेके जाया जाता है वो इफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा लेके जाया जाता है। और जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है ये जो नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में जो मेन स्ट्रक्चर आती हैं, एक डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, कप जैसी स्ट्रक्चर होती है बाउमेन कैप्सूल जिसको बोलते हैं। और यही क्या करता है? ग्लोमेरुलस जो ऊपर भाग हमने पढ़ा है उसको ये एनक्लोज करता है, पूरा ग्लोमेरुलस भाग इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स। उसके बाद जो मालफिजियन बॉडी क्या होती है? ग्लोमेरुलस को जब बाउमेन कैप्सूल के साथ मिला के बोला जाता है तो मालफिजियन बॉडी बनाते हैं। ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल दोनों मिलके मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स बनाते हैं। ट्यूबल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोल्ड नेटवर्क। तो जो ट्यूब है ये आगे जाके एक कोल्ड नेटवर्क बनाती है, एक मतलब अलग अलग जो टेढ़ी मेढ़ी ही जो ट्यूब देखने को मिलती है जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, पीसीटी। उसके बाद इसी पीसीटी से आगे जाके एक हेयर पिन, जो हेयर में पिन लगाने की जो एक पिन होती है, तो वो हेयर पिन जैसी एक हैंडलेज लूप नाम की स्ट्रक्चर होती है, और जिसके अंदर एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। लिम्ब मतलब इसका एक भाग जो एक नीचे की तरफ जाता है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर में वो भाग, और एक ऊपर की तरफ जो चढ़ता है वो हम डायग्राम में देखेंगे इसको। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसी से जो आगे ट्यूब है वो किस में बदल जाती हैं? फिर कॉन्वोलेटेड हो जाती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये प्रोक्सिमल और डिस्टल वर्ड बाउमेन कैप्सूल से रिलेटेड है। जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल प्रोक्सिमल में मतलब पास में है बाउमेन कैप्सूल के उसको पीसीटी बोलेंगे, और जो दूर है उसको डीसीटी बोला जाता है। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट। तो जो काफ़ी सारी नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक जगह पे आके मिलती हैं जो कि कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं। फिर मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलेक्सीज। और ये बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो इकट्ठी होकर रीनल पेल्विस रीजन में आके ओपन होती हैं। और ये किनसे आती हैं? मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर ही जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और मेडुलरी पिरामिड से बाहर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इकट्ठी होकर जो यूरिन जितना भी बनता है तो उसको बाहर लेके आती हैं। उसके बाद है कोर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। किडनी का जो कोर्टिकल रीजन होता है उसके अंदर हम जो मेनली डिस्कस करते हैं हैज मालफिजियन कॉर्पस्कल्स, पीसीटी एंड डीसीटी। तो बाहर वाला जो रीजन होता है किडनी का उसके अंदर जो पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और जो मालफिजियन कॉर्पस्कल्स हैं वहाँ जाते हैं। जबकि जो मेडुलरी रीजन होता है किडनी का उसके अंदर जो लूप ऑफ हैनले, जितने भी हैनले के लूप हैं वो डिप्स का मतलब वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम टाइप देखते हैं नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो टू टाइप होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? इन विच लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। तो इनके अंदर जो लूप ऑफ हैनले है वो इतना छोटा होता है कि वो उसका कुछ ही भाग मेडुलरी रीजन में रहता है। जैसे हमने पीछे देखा है मेडुलरी रीजन में हैनले लूप रहता है, लेकिन इन नेफ्रॉन का केवल जो मेडुलरी रीजन में जो लूप का भाग है वो बहुत कम रहता है। जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं इनके अंदर जो लूप ऑफ हैनल है वो काफ़ी लंबा होता है और वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये क्या होती हैं? फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रेनल ट्यूब्यूल्स। तो एक बारी जब एफरेंट आर्टरी आती हैं वो फिल्टर करती हैं ब्लड को और इफरेंट आर्ट्रियोल्स के रूप में बाहर निकलती हैं, तो उसी की कुछ जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल फाइन हो जाती हैं। पतली पतली जो ट्यूब्स हैं वो जितनी भी रीनल ट्यूब्यूल होती हैं
जैसे पीसीटी, डीसीटी, लोप ऑफ एनले, उनके सराउंडिंग में वो कवर करती हैं। इनका काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। जो भी एक बारी न्यूट्रिएंट ब्लड से बाउन कैप्सूल में चला जाता है तो उसको दोबारा ये फिल्ट्रेट दोबारा रीअब्जॉर्ब करती हैं। फॉर्म्ड बाय इफरेंट एट्रियोल्स एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, वही बात है, ग्लोमेरुलस से जो बाहर इफरेंट एट्रियोल्स निकलती हैं उनसे ये स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद है वासा रेक्टा, ए minute U-shaped vessel of this network runs parallel to the Henle loop forming a vasa recta। तो जो ये पेरिटेबुलर कैपिलरीज हैं, इन्हीं का एक भाग जो लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड में एक यू टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। तो दो यू इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, एक तो लूप ऑफ हेनले का यू टाइप स्ट्रक्चर और एक ये वासा रेक्टा का यू टाइप स्ट्रक्चर। तो ये दोनों क्या करती हैं, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन। जो कोर्टिकल नेफ्रॉन हमने ऊपर देखा था वहाँ पे, क्योंकि लोप ऑफ एनएल ही छोटा सा होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे ये एब्सेंट होती हैं या फिर इनका साइज बहुत ही छोटा देखा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो किडनी है, किडनी के जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं उनके अंदर कुछ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन में हम देख सकते हैं ये बाउमैन कैप्सूल है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन है वो ग्लोमेरुलस होता है, फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो एक ट्यूब है जो ब्लड को लेके आती है उसको एफरेंट एट्रियोल बोलते हैं, और जो ब्लड को लेके जा रही है वो ईफरेंट एट्रियोल्स होती हैं। और ये ईफरेंट एट्रियोल्स ही क्या करती हैं, फिर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि जो अलग अलग भाग हैं। जैसे कि ये बाउमैन कैप्सूल के बाद पीसीटी स्टार्ट हो चुका है, पीसीटी के बाद लूप ऑफ एनले जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और उसके बाद डीसीटी पार्ट है, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। जो ये जितना भी येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है ये नेफ्रॉन का पार्ट है, और जो ये ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो अलग अलग हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, जो कि इस नेफ्रॉन की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम रीअब्जॉर्प्शन का होता है। और यहाँ पे हम वासा रेक्टा देख सकते हैं। वासा रेक्टा क्या है, जो कि लूप ऑफ एनले के बाहर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वही एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। तो मेन तो जो नेफ्रॉन है वो एक ट्यूब ही होती है, और उसके ट्यूब के अलग अलग भाग को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे पहले कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, बाउमैन कैप्सूल, और उसके बाद जो आगे ट्यूब ये आगे बढ़ती है तो इसको पीसीटी बोल दिया जाता है, प्रोक्सिमल कॉन्वेंट्रिक ट्यूब्यूल। उसके बाद इसी की आगे मॉडिफिकेशन है, जो येलो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं, लूप ऑफ एनले। और उसके बाद आगे जो ये एक कॉन्वोलेटेड कोएड स्ट्रक्चर बनाती है इसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और जो बाउमैन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है दोनों को मिला के मालफिजियन बॉडी बोला जाता है। उसके बाद है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है किडनी में, उसकी जो हम प्रोसेस है वो डिटेल से देखेंगे अभी। इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, तो इसके अंदर तीन मेन प्रक्रियाएं आ जाती हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर पार्ट हमने देखा है उसके अंदर जितना ब्लड है एक बार इसको फिल्टर कर दिया जाता है। उसके बाद जो काम की चीज़ें उसको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में कुछ आयंस वगैरह हैं, कुछ अलग अलग सब्सटेंस है वो सिक्रीट किए जाते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो पहली प्रोसेस है वो देखते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस हमने भाग देखा है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है ब्लड को यहाँ पे छाना जाता है। ऑन एन एवरेज 1100 और 1200 बोल सकते हैं, या 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में जो ब्लड है वो 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर ब्लड है वो किडनी के द्वारा, किडनी दोनों को मिला के जो दोनों किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। constitutes roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricles of the heart in a minute। तो जो वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड को एक मिनट में उसका 1/5 होता है। जैसे हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर देखा था, जो एक मिनट में लगभग 5 लीटर जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है पूरी बॉडी से। तो उसका यदि हम देखें तो एक लीटर लगभग 1/5 भाग ही हो जाता है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द थ्री लेयर्स। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनके जो बिल्कुल ये फाइन ट्यूब क्यों बनाई जाती हैं, मतलब इनका डायमीटर कम से कम क्यों रखा जाता है, ताकि जो ये यहाँ पे ब्लड है वो प्रेशर से आए, और प्रेशर से आने की वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। कितनी लेयर के द्वारा, 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। पहली लेयर है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की जो एक वन लेयर थिक मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोथीलियम लेयर बोलते हैं। दूसरी है एपिथीलियम ऑफ बाउमैन कैप्सूल की बाहर वाली जो लेयर होती हैं
एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसी टाइप का अरेंजमेंट है जैसे हमने एलोलाई के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिस्कस किया था। वहाँ पे भी 3 लेयर थिकनेस थी, यहाँ पे भी 3 लेयर थिकनेस है। तो पोडोसाइट्स क्या होती हैं? एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमैन कैप्सूल अरेंज्ड इन ए इनसिट्रेट intricate manner so as to leave some minute space between called the filtration silt or the silt pore। तो जो एपिथेलियल सेल होती है बाउमैन कैप्सूल की जो ऊपरली परत होती है वो कुछ ना कुछ जो छिद्र जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो छोड़ती रहती हैं बीच बीच में, जिससे क्या होता है जैसे छलनी होती है उस तरीके की जो स्ट्रक्चर है जो बाउमैन कैप्सूल की बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं। उसी के जरिए जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो इन्हीं जो मेम्ब्रेन के जरिए जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, मतलब जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको बाहर निकाला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमिन बाउमैन कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। मतलब जितना भी कंपोनेंट होता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन को छोड़ के और जो आरबीसी वगैरह है उनको छोड़ के, तो वो सारा मटेरियल है एक बार तो बाउमैन कैप्सूल में आ जाता है। इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब हर एक चीज़ जो बिल्कुल फाइन से फाइन चीज़ भी जो ब्लड के अंदर जो होती हैं तो वो एक बारी तो सारी की सारी बाउमैन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किस स्पीड से जो फिल्ट्रेशन है वो होता है, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब इसको कैसे कंट्रोल करके रखा जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट, मतलब कितनी ब्लड को छान के जो मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है ब्लड से, तो वो कितना बढ़ रहा है पर मिनट के अंदर किडनीज के द्वारा, वो होता है GFR। तो एक हेल्थी पर्सन में ये अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। और यदि हम एक डे में देखें तो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड से निकाल दिया जाता है बाहर। और मैकेनिज्म ऑफ GFR रेगुलेशन, तो ये GFR को कम ज़्यादा कैसे किया जाता है? क्योंकि ये लेवल है जो 180 लीटर पर डे, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है? कैरिड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA। तो एक अपरेटस काम करता है जो कि हम जो एक्सक्रीशन का रेगुलेशन है उसमें भी देखेंगे। तो इसका काम क्या होता है? जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसको कंट्रोल करके रखना। स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, तो कुछ स्पेशल टाइप के मॉडिफिकेशन भी पाए जाते हैं उसके प्रति। ये क्या है? काफ़ी सेंसिटिव रीजन होता है, मतलब ये अलग अलग जो भी चेंजेस आते हैं उसको ये सेंस कर सकता है। इन डिस्टल कनोलेटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट एट्रियोल्स एट लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टैक्ट। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये डिस्टल कनोलेटेड DCT के अंदर होता है। एफरेंट एट्रियोल्स के अंदर कहाँ पे होता है? जब वो एक दूसरे के टच में आती है, कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो उनके अंदर भी ये अपरेटस है वो प्रेजेंट होता है। छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कि अलग अलग जो ब्लड के अंदर अलग अलग जो फिल्ट्रेट होता है उसके प्रति सेंसिटिव होती हैं। ए फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट JG सेल्स। तो यदि GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यदि 125 मिलीलीटर से कम हो जाता है तो जो JG सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं? एक रेनिन हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो ग्लोमेरुलर में ब्लड आ रहा है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फिल्टर होएगा। और फिल्टर होने के बाद जो लेवल है 125 मिलीलीटर उसको नॉर्मल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रेनिन है ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बनाए रखने में। उसके बाद है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो एक बार जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद कुछ चीज़ों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। और रीएब्जॉर्प्शन में हम देख सकते हैं फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, जो फिल्ट्रेट हमने देखा था 180 लीटर पर डे होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो बाहर निकलता है मटेरियल, जबकि जो यूरिन है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम जो ये आंकड़े हैं इनमें कितना चेंज है वो देख सकते हैं। तो जो 90% है जो फिल्ट्रेट है उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो यही सबसे क्रिटिकल प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन की। और इसमें एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म दोनों काम करते हैं। एक्टिव मतलब जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, और पैसिव मतलब जो कि एक एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, जैसे जो डिफ्यूजन वगैरह है। और ATP जो सिंथेसिस के अंदर जो ATP का रोल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो इसमें कुछ सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम आयंस है, ये भी कई बार क्षण के ब्लड से यूरिन में आ जाते हैं, तो इनको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब एटीपी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे इनको एब्जॉर्ब करते टाइम। नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही हम जो ब्लड के अंदर वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, इसको तो निकालना है शरीर से बाहर, लेकिन इसको भी आयन बैलेंस बनाए रखने के लिए ये ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर आ जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स। इनिशियल सेगमेंट का मतलब है जो पीसीटी होता है, लोप ऑफ एनले का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, उसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कर लिया जाता है, क्योंकि वाटर एक बार तो सारा ही निकल जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर और उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है फिर जो पीसीटी होता है और हैंडलेज लूप होता है उसके अंदर। सिक्रीशन में क्या किया जाता है, ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस लाइक प्रोटोन, पोटासियम आयंस एंड अमोनियम इनटू द फिल्ट्रेट। तो ट्यूबुलर सेल मतलब जो पीसीटी, डीसीटी, लोपोपेनले हैं, इनके अंदर कुछ जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो ये आयंस हैं वो सिक्रीट करती हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, जो थर्ड स्टेप है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो इसका काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आयन है उनको यूरिन में भेज दिया जाता है, और जो यूरिन में मान लो जो बॉडी में यदि आयन कम है, यूरिन में ज़्यादा है, तो उनको वापस एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। उसके बाद हम स्लाइड से समझते हैं जो ब्लड है जो कि ग्लोमेरुलस में आ रहा है वो हम देख सकते हैं। एक बार तो सारा का सारा जो भी फिल्ट्रेट है इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है, देख सकते हैं जो फिल्ट्रेशन किस प्रकार से हो रही है, और इसी को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बाउमैन कैप्सूल के अंदर ये फिल्ट्रेशन होती है, मतलब जो ब्लड है ये जो ब्लड को लेके आ रही है वो एफरेंट एट्रियोल है और जो लेके जा रही है वो ईफरेंट एट्रियोल्स है। तो इसमें जो ब्लड की मूवमेंट देख सकते हैं रेड कलर का है, और उसमें से जो भी मटेरियल फिल्टर किया है, एक्सक्रीटरी वेस्ट तो होते ही हैं, साथ में कुछ प्रोटीन वगैरह है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, वो भी बाउमैन कैप्सूल में आ जाते हैं। उसके बाद है जो हम मूवमेंट देख सकते हैं, जो भी फिल्ट्रेट होता है वो किस तरीके से पीसीटी में आएगा और उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा वापस कैपिलरीज के अंदर। री एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है कि जो भी मटेरियल एक बारी फिल्ट्रेट हो गया इस बाउमैन कैप्सूल में, उसको पीसीटी पार्ट में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो ये कैपिलरीज कौन सी हैं, ये जो जाल जो नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं जो पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अराउंड में, ये रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को शो कर रही है, ये मूविंग पिक है जो। उसके बाद सिक्रीशन में क्या होता है, पेरीट्यूबुलर जो ये अलग अलग ट्यूब्स होती हैं कैपिलरीज, वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस देख सकते हैं, एरो का निशान इनसे आ रहा है और वो जो लूप ऑफ एनले है इसके अंदर आ रहा है। तो मेन जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की वो केवल एक ट्यूब ही होती है, जैसे बाउमैन कैप्सूल से स्टार्ट है और उसके बाद अलग अलग भाग में ये मतलब जो अलग अलग नाम हो जाते हैं इसके, जैसे इसको पीसीटी बोलते हैं, इसको लोब ऑफ एनले है, इसको डीसीटी बोलेंगे, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो अलग अलग फिल्ट्रेट है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये तीन प्रोसेस होती हैं, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, और इसमें अलग अलग हम देख भी सकते हैं जो रेड और ब्लू और जो येलो है, रेड ग्रीन और येलो, ये अलग अलग, जैसे सोडियम को रेड रिप्रेजेंट किया गया है, ग्लूकोज तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में हम देख सकते हैं जो सिक्रीशन किस तरीके से किया गया है। तो यदि हम डीसीटी को हाई इमेज करके देखें तो इसमें जो जो सेल होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं, ये सेल क्या करती है, कुछ ना कुछ देख सकते हैं हम सब्सटेंस को सिक्रीट कर रही हैं, और ये सब्सटेंस को सिक्रीशन करने वाला प्रोसेस ही लास्ट स्टेज होती है। और उसके बाद जो भी एक मटेरियल यहाँ पे बनता है, लिक्विड फॉर्म बनता है, तो उसको जो भी कलेक्टिंग डक्ट है उनके जरिए यूरेटर के अंदर भेज दिया जाता है और यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है।